नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सेल, जिसे कोशिका बोलते हैं। इस टॉपिक से मैं आपको डिटेल में करवाने वाला हूं कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की संरचना कैसी होती है, मतलब कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, केंद्रक किसे कहते हैं, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, गुणसूत्र, केंद्रिका, केंद्र द्रव्य, केंद्रक, कोशिका तरल और कोशिकांग। जितने भी कोशिकांग है, इनकी संरचना, इनकी डिस्कवरी, इनका कार्य, लाइक आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लवक हो गया, वैक्यूल्स यानी आपका रसधानियां, राइबोसोम्स और आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, इन सभी की हम संरचना और इनके कार्य क्या होते हैं डिटेल में हम जानेंगे इसी ही वीडियो में। तो दोस्तों, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, पुलिस और अदर जिसमें एक साइंस जनरल साइंस के तौर पे पार्ट रहता है, उन सभी के लिए एक कंटेंट सफिशिएंट और इनफ रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कोशिका की खोज किसने की, वो की रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की है वो थी मृत कोशिका यानी डेड सेल। ठीक है, और ये डेड सेल कहाँ से खोज किया गया था, ये आपके जो पेड़ होता है ना, पेड़ की आउटर बार्क यानी जो छाल है, छिलका है पेड़ का, वहां से मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ठीक है, फिर बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज कब और किसने की थी। वो की थी एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1666 में एक तालाब से लिविंग कोशिका की खोज की थी। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको बढ़िया से सारे नोट्स पीडीएफ के तौर में आपको मिल जाएंगे। आपको स्क्रीनशॉट और लिखने की जरूरत नहीं है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं पूरा लेक्चर बाई लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो कुछ एक जनरल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि भाई मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी पाई जाती है, वो है आपकी तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल। ओके, फिर आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है आपकी ओवम यानी आपका अंडाणु। ठीक है, फिर आपका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो है स्पर्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट कोशिका कौन सी होती है, वो है माइकोप्लाज्मा। मैं मानव शरीर की कोशिका की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे ही अगर अर्थ में बोले सबसे स्मॉलेस्ट कोशिका कौन सी होती है, वो है माइकोप्लाज्मा। और वैसे ही सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, वो है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा यानी आपका ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, तो ये कुछ एक जनरल क्वेश्चन थे जो मैं आपके सामने यहाँ पे बताने जा रहा था। फिर थोड़ी एक और बात आती है कि भाई जो कोशिका की थ्योरी है यानी कोशिका का सिद्धांत है, वो किसने दिया था। जो कोशिका का सिद्धांत है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो दिया था मेल्टियस शेलिडियन और थियोडर शिवान ने। और इन्होंने कोशिका के सिद्धांत में क्या बोला था, इन्होंने यही बोला था कि भाई जो जितने भी आपके कोशिकाएं हैं, है ना, यानी जितने भी आपके लिविंग बींग्स है वो कोशिकाओं से मिलके बने हुए, यही कोशिका की थ्योरी में बताया गया था, यानी कोशिका के सिद्धांत में बताया गया था थियोडर और शिवान ने। फिर एक चीज और है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो आप क्वेश्चन आपने नोट करना है कि रुडोल्फ विर्चो ने क्या डिस्कवरी की। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो नए सेल है वो पुराने सेल से बनेंगे, यानी नई कोशिकाएं जो है वो पुराने कोशिकाओं से ही बनेगी। तो ये कुछ एक स्टैटिक क्वेश्चन थे जो मैं आपके सामने बताने जा रहा था। अब आपने ध्यान से सुनना है, मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आपने नोट नहीं करना है आपको, बल्कि लगभग ये नोट्स के तौर में होगा। हाँ, अगर आपका मन करता है नोट करने का तो आपने नोट करना है, बस आपने वीडियो ध्यान से देखनी है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है या जितने भी चाहे पादप या जंतु है, जितने भी जीवित आपके जो लोग हैं, ठीक है, यानी जीवित प्राणी है, उनकी जो बॉडी है वो कहाँ से बनी है, अल्टीमेटली वो बनी है एक कोशिका से, यानी आपके सेल से। कहां से बनी है, सेल से। इसका मतलब है, क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि कोशिका क्या है, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, वो कहते हैं कोशिका को। संरचनात्मक मतलब कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं, वो कहते हैं सेल को। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई,
क्यों इसे जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है? देखो, जो हमारा पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, वो कोशिका से ही मिलके तैयार हुआ है। जो बहुत सारी कोशिका है, जैसे मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरा आप नोज देख रहे हैं, मेरा फॉरहेड देख रहे हैं, मेरा हेड देख रहे हैं, मुझे आप पूरा देख पा रहे हैं। मैं अल्टीमेटली किससे बना हूं? कोशिका से बना हुआ है। ये है इसका संरचनात्मक इकाई। फिर आप बोलोगे क्रियात्मक इकाई कैसे बोलते हैं हम इसको? हम क्रियात्मक इकाई इसलिए बोलते हैं, जितने भी फंक्शन है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपको कोशिका पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं ये मार्कर चला रहा हूँ, मेरे हाथ में मार्कर है, मैं कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं चलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, आप चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जितने भी क्रियात्मक यानी जितने भी आपके फंक्शंस है, वो सारे किसके द्वारा होते हैं? वो कोशिका के द्वारा होते हैं। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कोशिका कैसे जो है हमें बनाता है? जो ये सिंगल कोशिका है उसे हम सेल बोलते हैं। जब बहुत सारी कोशिका आपस में डिवाइड होती है तो मिलके क्या बनाते हैं? वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तक। क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। फिर वैसे ही बहुत सारे उत्तक मिलके क्या करते हैं? बहुत सारे उत्तक जो है मिलके वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं ऑर्गन। जितने भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स है वो बहुत सारे उत्तक के मिलके बने होते हैं। अब आप बोलोगे ऑर्गन मतलब कि जैसे नोज है, लिप्स है, फोरहेड है, ठीक है, चिक है, मेरी बाजुएं है, टांगे है, ठीक है, और आपके इंटरनल ऑर्गन लाइक आपके फेफड़े है, ठीक है, वैसे आपका हार्ट है, अमाशय है, जितने भी आपके इंटेस्टाइन वगैरह है वो बहुत सारे टिश्यू से मिलके बनते हैं। फिर जो ये सारे ऑर्गन है ये मिलके क्या करते हैं? ये मिलके पूरा एक ऑर्गन सिस्टम तैयार करते हैं, या आपका ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, यानी हमें तैयार करते हैं। फिर चाहे वो पादप हो, जंतु हो, बैक्टीरिया हो, है ना, प्रोटोजोआ हो, मतलब जितने भी आपका जो है वो जीवित जंतु है उनको तैयार करते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब आपका क्वेश्चन उठता है कि भाई सेल क्या होता है? मैं आपको यहाँ पे सेल की संरचना दिखाता हूं, जिससे क्या होगा, जब मैं आपको आगे पीडीएफ के तौर पे यानी आपको वो पढ़ाऊंगा, क्या बोलते हैं, स्लाइड्स पढ़ाऊंगा, जो मैंने आपको आपके लिए नोट्स तैयार किए है, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कोशिका की संरचना समझनी होगी कि कोशिका कैसी होती है। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में बताया भी है आपका कि आपने क्या करना है, एक प्याज का छिलका लेना है ना, प्याज का छिलका लेना है, उसको आपने फिर पानी पे डुबोना है, एक मतलब चिमटे से उठाना है आराम से, ठीक है, फिर पानी में डालना है, ठीक है, पानी से क्या करोगे आप, उसको फिर जो है उस स्लाइड पे रखोगे, फिर स्लाइड के अंदर क्या करोगे आप, माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी से जो है उसको देखेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी से हमें क्या दिखता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे दिखता है। सूक्ष्मदर्शी से हमें जो कोशिका दिखती है वो दोस्तों इस तरह से दिखती है। इस तरह से हमें जो है वो सूक्ष्मदर्शी से कोशिका दिखती है। और ये कोशिका कैसी है? ये है जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल, गोलाकार की होती है, लगभग जो है इसका स्फेरिकल शेप होती है जंतु कोशिका की। और पादप कोशिका की शेप कैसी होती है? वो होती है ऐसे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है, इस ही वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपने वो अभी देखना है। फिलहाल के लिए दोस्तों ये जो मैंने आपको कोशिका बनाई है वो कैसी होती है? गोलाकार होती है, ये आपको पता लग गया होगा। ठीक है, फिर जो ये इधर आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये वाली मेम्ब्रेन, इसे क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, आपको यहाँ पे देखो प्लाज्मा झिल्ली। हम क्या पढ़ रहे हैं? अब सेल की संरचना पढ़ रहे हैं। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं आपको हल्का हल्का फंक्शन बताता हूं, बाकी हम इसको डिटेल में इसी वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप सुन लो कि प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या होता है। प्लाज्मा झिल्ली का काम होता है जितने भी इसके बाहर का एनवायरनमेंट है ना, इसके बाहर का वातावरण है और इसके अंदर का, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का वातावरण है, इसके बीच जितनी भी गैस का आदान प्रदान होता है, जितना भी गैस का आदान प्रदान होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। मतलब कि बाहर हमारे जो कोशिका के अंदर है वो ज्यादा क्या होगा? वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बोलोगे क्यों होगा? क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, हम खा रहे हैं, हम भोजन खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो पच रहा है, पच के क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कोशिका के अंदर ज्यादा है, वातावरण में कम है, इसीलिए वो अंदर से बाहर की ओर जाएगा। इस मैकेनिज्म को डिफ्यूजन बोलते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपने इतना देखना है। और जो ऑक्सीजन है वो बाहर से अंदर आएगी, ठीक है। तो जो ये काम है गैसियस का आदान प्रदान करना, वो किसका काम है? वो है प्लाज्मा झिल्ली का काम, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ऐसा नहीं कि जिस मर्जी का मन करे वो सीधा कोशिका के अंदर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं आ सकते, क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। जिसको ये परमिशन दे वही इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये काम है प्लाज्मा झिल्ली का, ठीक है। फिर बात आती है कि इस कोशिका के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? वो न्यूक्लियस, ठीक है। क्या होता है? केंद्रक। मैंने आपको यहाँ पे नोट नहीं कराया हुआ है, हाँ यहाँ देखो क्या होता है सेंटर में, वो होता है केंद्रक। सेंटर में प्रेजेंट होता है केंद्रक, इस तरह से, ठीक है। अब आप बोलोगे केंद्रक का क्या काम है? केंद्रक के अंदर जितने भी क्या है गुणसूत्र है यानी क्रोमोजोम है, वो कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। अब मैं आपको छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट बताता हूँ, आपने यहाँ पे समझना है कि भाई जो हमारे बुजुर्गों से यानी हमारे पेरेंट्स से हमारे पे गुण किसके द्वारा आते हैं? वो आते हैं गुणसूत्र के द्वारा। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ऑप्शन में गुणसूत्र हो बाकी कुछ और हो, तो आपने गुणसूत्र को ही क्लिक करना है कि गुणसूत्र के द्वारा जो है हमारे पेरेंट्स से हमारे में गुण आते हैं। अब गुणसूत्र कितने होते हैं मैं आपको यही लिखता हूं। गुणसूत्र जो है वो कितने होते हैं? 46 होते हैं, यानी आपके 23 पेयर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 46 नंबर पे गुणसूत्र होते हैं हमारे ह्यूमन सेल में, और इस सेल को क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड सेल बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं गुणसूत्र। अब गुणसूत्र के अंदर गुणसूत्र इस फॉर्म में होता है, ये आपका गुणसूत्र है, ठीक है। क्या है ये? गुणसूत्र है। अगर मैं इसको ही डबल बनाऊं तो इस तरह से जो है वो गुणसूत्र होता है। अब गुणसूत्र के अंदर गुणसूत्र किससे बना होता है? गुणसूत्र बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन से। किससे बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन से। प्रोटीन कौन सी होती है? जो प्रोटीन का नाम है ये आप नोट कर लो, वो होती है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए, अब आई बात डीएनए की, डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है क्या है? डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब अगर आपके ऑप्शन में दिया होगा कि जो गुण है वो किसके फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, क्या गुणसूत्र के, क्या डीएनए के, या फिर आपके न्यूक्लियस से, या फिर आपके पूरे कोशिका के, तो आपने गुणसूत्र नहीं, वहां फिर आपने डीएनए को क्लिक करना है, इसके अंदर डीएनए को क्लिक करना है, ठीक है। अगर मैं डीएनए की बात करूं, डीएनए इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, और डीएनए में इस प्रकार से क्या होती है? यहाँ पे जीन होती है, इस प्रकार से जीन होती है, ठीक है। अल्टीमेटली जीन के रूप में हमारे जो कैरेक्टर है, गुण है, हमारे पेरेंट्स से हमारे में आते हैं जीन के रूप में। तो अगर आपको ऑप्शन में पूछा होगा कि भाई कि गुणसूत्र किस फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, क्या जीन के फॉर्म में, क्या डीएनए के फॉर्म में, या फिर गुणसूत्र के फॉर्म में, या फिर कोशिका के फॉर्म में, तो बताओ दोस्तों क्या करोगे आप? तो क्या करोगे आप? फिर आप जीन को क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जीन। तो ये आपने ध्यान देना है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे कि केंद्रक और आपके प्लाज्मा झिल्ली के बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, यानी जो यहां से यहां तक का एरिया है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, यानी लिक्विड पार्ट। इसमें क्या होता है? लिक्विड पार्ट। और जितने भी इसके अंदर कोशिकांग होते हैं ना, कोशिकांग होते हैं, वो इसमें तैरते रहते हैं इस कोशिका द्रव्य वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे, हाँ, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस बिल्कुल यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने ये मत सोचना कि खत्म कर दिया, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि कोशिका द्रव्य के अंदर आपका क्या क्या होता है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से लाइन आई, कोशिका द्रव्य के अंदर ये चीज पाई जाती है। एक होता है साइटोसोल, दूसरा जिसको कि तरल भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कोशिका तरल कहा जाता है साइटोसोल को।
दूसरा होता है आपका कोशिकांग। ओके, यानी आपका जो आपका साइटोसोल है वो सिर्फ वाटर सब्सटेंस है जिसके अंदर पानी पानी होता है, और जिसके अंदर कोशिकांग नहीं होते हैं उसको बोलते हैं कोशिका तरल। दूसरा जो कोशिकांग है, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि केंद्रक के बाहर क्या पाया जाता है, केंद्रक के बाहर इस तरह से जो है वो आपका इस तरह से जो है वो क्या पाया जाता है, ये इधर अंत प्रद्रव्य जलिका पाई जाती है। अंत प्रद्रव्य जलिका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आप ध्यान मत दो इस पे। अब इतना ध्यान रहो कि केंद्रक के बाहर जो है आपकी ये अंत प्रद्रव्य जलिका पाई जाती है। इनका काम क्या होता है वो हम अभी डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आप सुन लो, जो RER है इसके अंदर जो है वो राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण कराते हैं, ठीक है। फिर इसके बाहर आपका इस तरह से पाया जाता है, इस तरह से क्या पाया जाता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। पहले आपका ये RER, फिर आपका SER, ठीक है। फिर ऐसे ही आपके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी ऊर्जा का घर कहा जाता है। मैं एक चीज बताने भूल गया कि जो न्यूक्लियस है इसे सेल का दिमाग भी कहते हैं, सेल का ब्रेन भी कहते हैं, सेल का कंट्रोलर भी कहते हैं, सेल का उस्ताद भी कहते हैं, सेल का ड्राइवर भी कहते हैं, किसको? न्यूक्लियस को। तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका प्लास्टिड। जो आपका प्लास्टिड है वो एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब देखो, थोड़ा मैं इसका जो है कलर चेंज करता हूँ प्लास्टिड का, थोड़ी इसको इज्जत देता हूँ। इज्जत मतलब कि क्योंकि प्लास्टिड ओनली पेड़ पौधों में पाया जाता है, और काम क्या होता है इसका, पौधों में, पौधों के पत्तियों में हरा कलर लाना, वो प्लास्टिड का काम होता है। इसको हम डिटेल में जानेंगे, ये आपने ध्यान देना है। ओनली ये प्लांट सेल में पाया जाता है प्लास्टिड, ये आपने ध्यान देना है। हम डिफरेंस पढ़ेंगे, अभी जस्ट आप इतना ध्यान दो, ठीक है। वैसे आपके राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम पाए जाते हैं। जो राइबोसोम है वो 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। 70S जो है वो प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, 80S जो है यूकैरियोट में पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे आपके वैक्यूल पाए जाते हैं, वैक्यूल जिसके अंदर बहुत सारा पानी और वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है। वैसे आपकी गोल्जी बॉडी पाई जाती है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए काम आती है। तो ये कुछ एक कोशिकांग है जिसको भी हम डिटेल में जानने वाले हैं स्लाइड के माध्यम में। बढ़िया आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9805032252 पे, ये 5 है, ठीक है, 252 पे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं पूरा चैप्टर कवर कराऊं, जितना भी आपका फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, पटवारी और अदर एग्जाम का साइंस का पार्ट है, 9th 10th 11th साइंस, तो आपने क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है। जितना अच्छा रिव्यू इस वीडियो में आएगा तो फर्दर मैं वीडियोज बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कोशिका झिल्ली। देखो, कोशिका झिल्ली जो है वो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट सरफेस है, यानी जंतु कोशिका की बाहरी सतह है। और पादप कोशिका की कैसी है, ये सेकंड सरफेस है, यानी आपके जो पादप है, कवक है और बैक्टीरिया की है वो दूसरी सतह है। इसको आप यहाँ समझो कि ये आपका जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है। जो जंतु कोशिका में है वो सबसे पहले क्या पाया जाता है आपका, वो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसलिए ये पहली सतह है। बट पादप कोशिका में क्या होता है कि बाहर सबसे बाहरी सतह में क्या पाई जाती है, वो पाई जाती है कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी सतह है वो कौन सी है, वो है आपकी कोशिका झिल्ली। इसीलिए ये जो है पादप और आपके कवक और बैक्टीरिया में दूसरी सतह है, ठीक है। किससे बनी होती है, ये बनी होती है आपके लिपिड से और मेनली प्रोटीन से, यानी वसा से और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार करती है। और कोशिका झिल्ली की कैसी है, वो प्रवृत्ति कैसी है, वो अर्ध पारगम्य है, मतलब कि सेमी परमिएबल है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था।
इसका मतलब है कि ये हर किसी को सेल के अंदर नहीं आने देगा। गिने चुने सब्सटेंस को, गिने चुने न्यूट्रिएंट्स को, गिने चुने गैसेस को जो है उनका आदान प्रदान करेगा, हर किसी को अंदर नहीं आने देगा। अब कौन कौन से होते हैं वो उतना डिटेल आप लोग तक नहीं पूछा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं मैं इससे भी डिटेल में बनाऊं तो मैंने ऑलरेडी जो इस पर डिटेल में वीडियो बना दी है, आप देख सकते हैं उसको भी, ठीक है। फिर आती है आपकी कोशिका भित्ति, जो कि ओनली पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। आउटर मोस्ट सरफेस है पादप बैक्टीरिया और फंगस का, ठीक है। देयर इज नो सेल वॉल इन ह्यूमन, जो हमारे में जंतु में वो सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और जो पादप कोशिका की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो कवक कोशिका की सेल वॉल है यानी फंगस की जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन से, है ना। और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बनी होती है किससे? पेक्टिन से। तो आपने ये ध्यान रखना है। इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन है इनका कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, रोशनी व उच्च निम्न ताप से बचाना। और कोशिका भित्ति कैसी है? ये बिल्कुल परमिएबल है। कैसी है? सेल वॉल कैसी है? बिल्कुल परमिएबल है। फिर आता है आपका कोशिका द्रव्य। जो कोशिका द्रव्य है दोस्तों, ये क्या है? ये आपका इसको साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। लिक्विड पार्ट है कोशिका का। किससे बना होता है? पानी और साल्ट से बना होता है, यानी आपके पानी और साल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नमक से बना होता है। इसके पास क्या होता है? इसके पास ज़्यादातर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पाया जाता है, यानी नमी प्रदान करता है। और कोशिका के भीतर पोषक तत्वों का संचार करता है। इसका मतलब है कि इसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पाया जाता है और ये मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है एंड टू सेल एंड ट्रांसमिट द न्यूट्रिएंट विद इन द सेल। जितने भी सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उनको ट्रांसफर करता है कोशिकांग के बीच। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन अक्कर्स इन द साइटोप्लाज्म और 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है। हिंदी वाला देखिए यहाँ पे कि जो अवायवीय श्वसन है वो कोशिका द्रव्य में होता है और कोशिका द्रव्य में 2 एनर्जी पाई जाती है। इसको क्या समझो आप, जब हम भोजन लेते हैं और हमारा भोजन हमारे मुख के द्वारा ओइसोफेगस में पहुंचता है, यानी भोजन नली में पहुंचता है और हमारे अमाशय में पहुंचता है। फिर अमाशय में वो डाइजेस्ट होता है, यानी पाचन हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी शुगर में, हिंदी में शायद इसको क्या बोलते होगे? शुगर बोलते होगे। शुगर में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो ग्लूकोज है ये इसमें कोशिका द्रव्य में एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है। क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है। इस साइकिल के माध्यम से ये ग्लूकोज टूटता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी में। यही चीज़ जो है ये बताने जा रहा है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आता है जीव द्रव्य, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे बोलते हैं दोस्तों? मानो ये कोशिका है और ये केंद्रक है, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है। जो न्यूक्लियस और केंद्रक के मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है दोनों जोड़ के क्या बनाता है? वो बनाता है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? परकिंजे ने। यही चीज़ जो है ये बताने जा रहा है, ओके। फिर आता है आपका केंद्रक। केंद्रक की सबसे पहले खोज किसने की? होगी थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका के मध्य में पाया जाता है, जिसे केंद्रक कहते हैं। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है ये केंद्रक। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? वो केंद्रक है। और सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो भी केंद्रक ही है, आपने ध्यान रखना है। और सबसे छोटा अंग कौन सा है? वो है राइबोसोम, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोशिका का दिमाग भी इसे कहते हैं। कोशिका को कंट्रोल भी ये करता है। कोशिका का ड्राइवर यानी उस्ताद भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर डीएनए और आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो प्रोटीन है वो 70 से 80% पाई जाती है, डीएनए 10%, आरएनए 2 से 3% और लिपिड जो है 3 से 5% पाया जाता है। फिर आपका गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। मैंने आपको बोल दिया। हेरिडिटी के लिए काम आता है, यानी आपका आनुवांशिकता यानी कैरेक्टर ट्रांसफर करता है हमारे पेरेंट्स से बच्चों में। जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है यानी छोटी इकाई है वो कौन सी है? जीन है, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? जॉन जॉनसन ने। आई थिंक आपको आराम से ये चीज़ समझ आ रही होगी क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको पहले ही समझा दी है अच्छे से। इसके बाद आता है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
जिसे अंतःप्राद्रव्य जालिका भी कहा जाता है। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसकी खोज किसने की थी? वो पॉटर ने, क्लैडियो ने और फेलम ने इसकी खोज की थी। ये दो प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था, SER और RER, यानी आपका चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका। जो आपकी चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका है बिल्कुल चिकनी होती है और इसका काम क्या होता है? ये कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायता करता है, ये आपने ध्यान रखना है। यानी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को बनाने में सहायता करता है। और जो खुरदरी है यानी रफ, ये बिल्कुल खुरदरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर जो है इस तरह से राइबोसोम पाए जाते हैं। और मतलब देखो राइबोसोम के कैसे होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। और काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाने का, प्रोटीन संश्लेषण करने का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि RER में राइबोसोम का क्या काम होता है? वो होता है प्रोटीन को बनाने का। अब बारी आती है राइबोसोम क्या होता है? ये पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। खोज इसकी जो है वो जॉर्ज E. पेलाडे ने की थी। कोशिका का सबसे छोटा अंग है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। किससे? राइबोसोम जो है वो RNA और प्रोटीन से बना होता है, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसका मेन काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाने का होता है। ये राइबोसोम के दो प्रकार है, मैंने आपको बताया था, 70S और 80S। 70S आकार में छोटे होते हैं और प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को। और जो 80S है वो यूकैरियोट में पाए जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, आकार में बड़े होते हैं। 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के पास अपना होता है, ठीक है। और बाकी जो 80S राइबोसोम है वो कहाँ पाए जाते हैं? जो डेवलप्ड पौधे और जंतुओं होते हैं, यानी विकसित पौधे और जंतुओं में पाया जाता है। फिर बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया की, इसकी खोज जो है वो कॉलिकर ने की थी, ठीक है। मतलब खोज किसने की? कॉलिकर ने की थी। और 1890 में अल्टमान ने कोशिका में इसकी उपस्थिति को बताया था कि भाई ये कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है। और अल्टमान ने जो नाम क्या दिया था वो दिया था बायोब्लास्ट, ओके। और सी वेंडा ने जो है इसको ही नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीन अलग अलग चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? वो की थी कॉलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? वो दिया सी वेंडा ने। और जो आपका बायोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था? वो कहा था अल्टमान ने, ठीक है। यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली यानी डबल लेयर से घिरी हुई है तथा उन आवारों को क्रिस्टाई कहते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है। इसे ऊर्जा का ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और ऊर्जा ये ATP के फॉर्म में जो है वो निर्माण करता है, ये आपने ध्यान रखना है। कोशिका के भीतर शोषण वो यानी ATP का निर्माण होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, ये आपने ध्यान रखना है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूं, जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है यानी दोहरी झिल्ली वाले है वो आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा कौन सा है? वो क्लोरोप्लास्ट है। दोनों कैसे है? डबल झिल्ली वाली मेम्ब्रेन है। और दोनों कोशिकांग ऐसे है ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जिनके पास अपना 70S राइबोसोम होता है दोनों के पास, और दोनों के पास जो है अपना DNA होता है। ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे कौन से दो कोशिकांग है जिनके पास अपना राइबोसोम और अपना DNA पाया जाता है? वो है आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। लाइसोसोम को खोज किसने की थी? वो की थी क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने। इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी डेब्रीज होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, या जो सेल डेड होता है उसका जो आपका शमशान घाट है, उसका जो देहांत है वो इस लाइसोसोम के अंदर कराया जाता है। इसलिए इसको जो है वो सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, आपने ये ध्यान रखना है। अब कैसे ये डिग्रेड करता है, कैसे उनको तोड़ता है? वो तोड़ता है HCl के माध्यम से, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम के माध्यम से। इसका जो pH का तापमान है वो कैसा होता है? बहुत ही कम होता है, यानी एसिडिक होता है। अब आप बोलोगे pH क्या होता है? भाई pH 0 से 14 तक होता है।
बीच में 7 आता है जो कि न्यूट्रल होते हैं, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं। 7 से नीचे वाले पीएच को एसिडिक बोलते हैं, ठीक है। और 7 से ऊपर वाले पीएच को जो है वो बेसिक बोलते हैं। एसिडिक को अम्ल बोलते हैं, बेसिक को क्षारक बोलते हैं। ये आपको पता लग गया होगा। ओके, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। काम क्या होता है? यह पदार्थ का परिवहन करता है, यातायात में सहायक होता है, इसलिए इसको जो है यातायातक प्रबंधक कहते हैं। और जैसे कि प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, ये प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। अब आप बोलोगे इसको यातायात प्रबंधक क्यों कहते हैं? थोड़ा सा आपने यहाँ समझना है। मानो ये कोशिका है, ठीक है, ये आपका केंद्रक है और ये आपकी गोल्जी बॉडी है और ये राइबोसोम है। राइबोसोम ने प्रोटीन बना दी, तो वो प्रोटीन जो है गोल्जी बॉडी के अंदर जाता है और गोल्जी बॉडी जो है उस प्रोटीन को जो है थोड़ा फिल्टर करता है, थोड़ा मॉडिफाई करता है, उसकी जो एक्स्ट्रा बाजू है वो तोड़ देता है। जितना वो काम का होता है उतना ही प्रोटीन रखता है और इसको आगे जो है शहर में भेजता है लाइसोसोम के पास, और लाइसोसोम के माध्यम से जाता है ये झिल्ली तक, और झिल्ली से जो है अल्टीमेटली जहाँ इसका स्टेशन होता है, जहाँ इसकी डेस्टिनेशन होती है, वहाँ पहुँचाता है। तो जो ये गोल्जी बॉडी है ये यातायात का काम करवाती है, ठीक है। फिर आता है आपका सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या होता है? सेंट्रोजोम ओनली और ओनली जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। बेलन जैसी संरचना होती है, जैसे बेलन होता है ना रोटी बनाने वाला, वैसी इसकी संरचना होती है। यह केंद्रक के बिल्कुल पास मौजूद रहती है और कोशिका डिवीजन में यानी सेल डिवीजन में और कोशिका विभाजन में सहायता करती है। फिर आता है आपका वैक्यूल्स, जिसे रसधानी कहते हैं। यह निर्जीव रचना है, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनेली नहीं है, निर्जीव रचना है। तरल पदार्थ से भरा होता है, झिल्ली से घिरा होता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में वाटर होता है, खनिज होता है, लवण होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सब जो है कोशिका रस में पाया जाता है। रसधानी जंतुओं में छोटी होती है और पादपों में बड़ी होती है। क्यों होती है? जो पादप होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो पानी को स्टोर करते हैं, तो पानी ज़्यादातर जो है वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है, इसीलिए रसधानी जो है पादप में बड़ी होती है, ठीक है। फिर आता है आपका प्लास्टिड, जिसे लवक बोलते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। हरित लवक, अवघृत लवक और वर्णित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये पत्तों को, तनों को हरा रंग देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसके पास जो है वो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण जो है वो क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, वो हरा कलर प्रोवाइड कराता है और भोजन को बनाने में हेल्प करता है। इसलिए इसको जो है पादप कोशिका की रसोई कहते हैं, किचन ऑफ प्लांट सेल। रसोई ऑफ पादप कोशिका किसे बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होती है आपकी जो रंगहीन लवक होता है। कैसी होती है? रंगहीन लवक होता है। पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, जैसे जड़ें, भूमिगत तना, वहाँ पे जो ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कैसा करता है? कलर प्रोवाइड कराता है, जैसे पुष्प और बीज में। टमाटर में लाल कर्ण किसके द्वारा होता है? वो होता है क्रोमोप्लास्ट लाइकोपीन के द्वारा। गाजर का करल जो है बिल्कुल लाल होता है, वो होता है कैरोटीन के द्वारा। चुकंदर में जो है वो विटामिन पाया जाता है। यहाँ मैक्सिमम लोग जो है वो विटामिन पढ़ के आगे चलते हैं। ये विटामिन नहीं है, ये विटामिन है, ठीक है, तो आपने ध्यान देना है। फिर कुछ एक होते हैं आपके सीलिया और फ्लैजिला, केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। काम क्या होता है इनका? जंतु कोशिका को मूव कराने के लिए, ठीक है। कुछ एक चीज़ें ऐसी है जो ओनली जंतु कोशिका में पाई जाती है और पादप कोशिका में पाई जाती है। कुछ एक ऐसी है जो दोनों में पाई जाती है। जो सीलिया और फ्लैजिला है वो ओनली जंतु कोशिका में पाई जाती है। काम क्या होता है? मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। पादप कोशिका की शेप कैसी होती है? चौकोर होती है। कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है ना, कोशिका भित्ति जो है उसमें पाई जाती है, यानी सेल वॉल ओनली पादप कोशिका में पाई जाती है। केंद्रक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, रसधानी, तारकाय, ये दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु में, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो अब डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका में। यह कोशिकांक अर्थ विकसित होती है, यह कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती है। इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है, इसमें केंद्रक जो है पूर्ण विकसित होता है। इसमें राइबोसोम 70S, राइबोसोम 80S,
मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। यहाँ पे ये आपका इधर प्रोकैरियोट सेल है, ये आपका यूकैरियोट सेल है। जो प्रोकैरियोट सेल में डीएनए है वो ऐसे होता है नेक्ड, उसके बाहर कोई भी इस तरह से जो है, जैसे मान लो ये केंद्रक है ना, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। तो केंद्रक के अंदर पहले क्या होता है, केंद्रिका होती है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और प्रोकैरियोट सेल में कोई भी जो है वो केंद्रिका नहीं होती है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये आपने ध्यान देना है, यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होती है प्रोकैरियोट में, और ये ना ही अच्छे से विकसित होता है, लेस विकसित होता है। और यहाँ पे बढ़िया से जो है वो केंद्रक झिल्ली होती है ना, जिसके अंदर जो है वो डीएनए को पैक करके रखता है। यही जो है ये दो डिफरेंस बताने जा रहे हैं। इसमें 70 एस राइबोसोम पाया जाता है, इसमें जो है 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये जो आपके प्रोकैरियोट है वो सिंगल सेल से बने होते हैं, एक कोशिक जीव होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिक जीव होते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, अमीबा हो गया। आपने साथ में अमीबा को भी यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। और जो ये यूकैरियोटिक है, ये मल्टी डिवीजन शो करते हैं यानी कोशिका विभाजन शो करते हैं, और बहुत सारे यानी जैसे आपके जो विकसित होते हैं ना पौधे, जंतु, जीव जंतु, वहाँ पे जो है ये यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, ठीक है। फिर आपका इसमें श्वसन तंत्र जो है झिल्ली में होता है। जो प्रोकैरियोटिक का जो रेस्पिरेशन है, श्वसन तंत्र है, वो किसके द्वारा होता है? वो झिल्ली के द्वारा होता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। और इसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। एक्चुअल में जो प्रोकैरियोट में है वो क्या होता है दोस्तों, वो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जैसे मानो इस तरह से यहाँ पे जो है वो मिजोजोम होता है। क्या होता है? मिजोजोम होता है। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ये इधर झिल्ली है, इस तरह से होता है मिजोजोम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और श्वसन में हेल्प करता है। क्या नाम इसका? इसका नाम है मिजोजोम। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ओके। फिर आपका अंतर है यहाँ पे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। जंतु कोशिका कैसी होती है? जनरली स्मॉल साइज होती है यानी छोटी आकार में होती है। पादप कोशिका जो है लार्ज आकार में होती है, ठीक है। शेप इनकी जो है वो गोलाकार होती है। इसकी कैसी होती है? इसकी थोड़ी जो है वो मतलब जो है इस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, चौकोर शेप होती है इसकी, चौकोर शेप, ठीक है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है यानी कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ये हमने देख लिया। वैक्यूल जंतु कोशिका में छोटे साइज के होते हैं, और यहाँ पे जो है वैक्यूल लार्ज साइज के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। सिंगल कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी एपिडर्मिस प्रेजेंट, यहाँ पे जो है सिंगल होता है, मतलब एक किंतु अति जटिल और विशिष्ट गोले की उदाहरण उपकरण जो है प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो है बहुत सारे यूनिट्स ऑफ गोल्जी एपिडर्मिस से बने होते हैं, जिसको जो है डिक्टियोजोम कहा जाता है। तो ये कुछ एक डिफरेंस है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। पादप कोशिका जो है प्रकाश संश्लेषण कर सकती है यानी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, उसके द्वारा। जंतु कोशिका ये सब नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी आपके जो है वो मैंने कोशिका के बारे में बता दिया है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सारा इससे इसके अंदर ही आएगा। अगर आप चाहते हैं मैं और वीडियोस बनाऊं, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स के लिए, लाइक पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, टीजीटी वगैरह के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। वीडियो को शेयर करना, अच्छा रिव्यू आना चाहिए इस वीडियो में, तभी मैं फर्दर वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।